हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो टॉप 120 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, उसका पार्ट 10 होगा। क्योंकि अगर इससे पहले देखे की बात करें तो उसने 9 तक दे रखे हैं, ठीक है। उसको नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा। 120 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, यह मेरा दावा है। क्योंकि हर साल दिया जाता है, हर साल एक्सपर्ट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, जिसका पार्ट 10 है क्लास 12 के केमिस्ट्री का। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि आपको इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 6 तक दे रखे थे 60 क्वेश्चन, फिर पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 में 30 क्वेश्चन डील किए थे, इसलिए आपका फिर 1 से शुरू हुआ था तो 30 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फिर पार्ट आपको 10 की बात करें तो 31 से शुरू हो जाएगा। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है, मोल अंश क्या है, मोल अंश क्या होता है, ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो मोल अंश किसी विलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को से व्यक्त किया जाता है, या अनुपात के रूप में डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। जैसे कि समझिए, यहाँ पे कोई विलियन बनता है, उसमें क्या होता है, विलय होता है और विलायक होता है। तो अगर विलय का मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कहा किसी यानी कि मोल अंश या मोल फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी विलियन में किसी अवयवों के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। अगर विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, उसे बोलेंगे हम तो विलय की मोलों की संख्या। अगर विलायक की मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो विलायक की मोल की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, दोनों को ऐड करके जो भाग देंगे तो हमको मोल फ्रैक्शन ज्ञात होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो क्वेश्चन है, जिंक के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे। याद रखना, बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड के एग्जाम के लिए कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पहले जो था वही है। हाँ, CBSE बोर्ड के लिए सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि NCERT में कुछ चैप्टर केमिस्ट्री का हटा दिया है, जो ओनली CBSE के लिए हटाया है। और अदर बोर्ड के लिए कुछ नहीं हटा है, पहले का ही था, ठीक है। पहले का जो सिलेबस है वही पढ़ना है, सिर्फ CBSE में हटा है। याद रखिए इस बात को। उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको टेलीग्राम पे उसको पोस्ट कर देंगे, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। जिंक के 2 मुख्य अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड एवं जिंक काइट, यानी कि ZNS ZNO। आपको कभी कभी पूछ देगा कि उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र जिंक ब्लेड का ZNS होता है, जिंक काइट का ZNO होता है। ये दोनों क्या है, जिंक का प्रमुख अयस्क का नाम है। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन है, उदासीनीकरण ताप को परिभाषित करें। उदासीनीकरण ताप क्या होता है, इसका डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है। तो यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को अम्ल को उदासीनीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण ताप कहते हैं। समझ लो क्वेश्चन जो कहा, यह क्वेश्चन कहा गया है कि 1 ग्राम तुल्यांकी, क्या कहा, 1 ग्राम तुल्यांकी भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में जो अम्ल लगता है, वही कहा उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को अम्ल को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण ताप कहलाता है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ हमने अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते। देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा आपको पता है, अम्ल वर्षा क्या होता है, आपको ऑलरेडी सब चीज़ पता है क्या होता है। देखिए अम्ल मतलब क्या होता है आपको पता है, क्षार मतलब क्या पता है, अम्ल क्षार आपको पहले ही पढ़ना है। यानी कि अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना, यानी कि वर्षा के रूप में गिरना होता है अम्लों का, ठीक है। तो याद रखना, अम्लों के रूप में गिरना। तो अम्लों के रूप में अगर गिरता है वर्षा के रूप में, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वायुमंडल में उपस्थित SO2 और Na2 आदि के कारण होता है। इसका रीज़न बताइए। अम्ल वर्षा का रीज़न जो होता है, अम्ल वर्षा का जो रीज़न है, वह रीज़न यह है कि अगर SO2 और NO2 अगर वायुमंडल में हो जाता है, तो जब वर्षा ऊपर से गिरता है तो वह अम्ल के रूप में चेंज हो जाता है और वह हमारे धरती पर गिरता है, ठीक है। उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो याद रखना, अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों को वर्षा के रूप में गिरना, यह वायुमंडल में उपस्थित SO2 और NO2 आदि के कारण होता है। जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरता है तो क्या होता है, जमीन में उपस्थित क्षार की उदासीनीकरण होता है। क्या होता है, क्षार का क्योंकि अगर जमीन में क्षार होता है, ऊपर से अम्ल गिरा तो उदासीन बना देगा तथा मिट्टी अम्लीय हो जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 से मुझे क्वेश्चन है, क्या कहा, मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर करें।
तो मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आपको 18, 20 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए मिथेनोइक जो मिथेनोइक एसिड या मिथेनोइक अम्ल में एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है। समझिए क्वेश्चन का कहा, मिथेनोइक अम्ल में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि इथेनोइक अम्ल में क्या होता है, इथेनोइक एसिड या अम्ल वही है, एसिड इंग्लिश में बोलते हैं, अम्ल हिंदी में बोलते हैं। इथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से बंधे क्या होता है, मिथाइल समूह होता है। क्या होता है, मिथाइल समूह होता है, ये जरूर याद रखिएगा। दोनों में अंतर क्या है, इसमें मिथाइल समूह होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है, एकक कोष्ठी क्या क्या है, ये आपको देखो इस बात को क्या बोलते हैं, सीबीएसई में आपको फर्स्ट चैप्टर हटा चुका है, तो फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको अदर बोर्ड में यह चैप्टर है पढ़ना, कोई चैप्टर हटाया नहीं है। ठीक है, तो देखिए एकक कोष्ठी क्या, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें बार बार पुनरावृत्ति करने पर, देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो याद रखने कि वह अभी सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिर्फ वह सीबीएसई के लिए हुआ है। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका क्या होता है, तो एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे बार बार पुनरावृत्ति कर एक क्रिस्टल का निर्माण किया जाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है, जिसको हिंदी में इकाई सेल भी कह सकते हैं। इकाई सेल क्या है, जिसको इंग्लिश में यूनिट सेल कहा जाता है। इकाई सेल या एकक कोष्ठिका बात हुई है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इकाई सेल पूछिए तो यही डिफिनीशन लिखना है, कोई अलग नहीं होता। ठीक है ना, तो याद रखें कभी कभी आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले कभी कभी हिंदी में ही पढ़ लिया करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको फायदे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन है, किलेटेड लिगेंड क्या है। किलेटेड लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बहुदंतुर लिगेंड उपसंयोजक यौगिक के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना वाली यौगिक का निर्माण करता है तो उसे किलेटेड लिगेंड कहा जाता है। क्वेश्चन कहा केंद्रीय धातु आयन के साथ, जब भी कोई आपको केंद्रीय धातु जैसे Fe, Cl2 अगर ये लिखा गया, इसमें केंद्रीय धातु क्या है, Fe है, यानी कि क्या केंद्रीय धातु, ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु है। तो केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बहुदंतुर लिगेंड उपसंयोजक यौगिक के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना वाली यौगिक का निर्माण करता है तो इसे किलेटेड लिगेंड कहा जाता है। देखो यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन, उभयदंतुर लिगेंड क्या है, वह लिगेंड यानी कि वह लिगेंड को विभिन्न परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है। उभयदंतुर लिगेंड क्या है, वह लिगेंड जो विभिन्न परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है, लेकिन एक साथ में केवल एक दाता परमाणु ही बंधन बनाता है। यहाँ समझिए, वह लिगेंड जो विभिन्न प्रकार से केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन एक साथ में केवल एक दाता परमाणु ही बंधन बनाता है, उससे उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपको एक कोर्स लेके आए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से, वो चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से एक पीडीएफ के फॉर्म में, जिसका डिफिनीशन बहुत ईजी होता है। देख सकते हो डिफिनीशन कितना ईजी है, साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग सब प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिससे नाभिक यानी कि नाभिक रागी सिग्मा बंधित कार्बन पर क्या होता है, अभिक्रिया करते हैं। सिग्मा बंधित कार्बन पर अभिक्रिया करते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यह कहलाता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक रागी सिग्मा बंधित कार्बन पर अभिक्रिया करता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए C2H5 Br+ क्या है, KOH इक्वा KOH से अभिक्रिया करेंगे तो हमको प्राप्त होगा C2H5OH। क्या हुआ, C2H5OH प्राप्त हुआ और KBr बाहर निकल गया। ये अब इसके लिए क्या प्रतिस्थापित कर लिया, प्रतिस्थापित क्या किया, इसमें OH को ये ले गया और Br ये लेके चला आया, K जो है Br लेके चला गया, एक दूसरे विस्थापित कर लिए। होता नहीं कि एक स्थान पर, इस तरह जैसे कि आप कहीं बैठे सीट पे, कहते हैं एक्सचेंज कर लो, हम यहाँ बैठ जाएंगे वह यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के कौन कौन से सदस्य हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 4 सदस्य हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाइड्रोजन परमाणु के सदस्य 4 है, हाइड्रोजन परमाणु के सदस्य क्या है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम याद रखिएगा, पूछ देगा। ये 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। और आपको ये PDF आपको मिल सकता है, नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू। डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।